देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जब बात की जाती है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है आपकी फाइनेंसिंग से रिलेटेड कॉस्ट। व्हाट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस करेंटली यू आर यूजिंग। और नॉर्मली हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो इस्तेमाल अब तक हमने किया है उसको हम वैल्यूएशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए भी हमने उसको इस्तेमाल किया है और उसको बिजनेस में वैल्यूएशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोबारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इम्पोर्टेंस क्या है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी भी बिजनेस का जो डिटरमाइन होता है वो उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होता है। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि आपको क्या फाइनेंसिंग कॉस्ट पे करनी है। और कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज योर इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग का मिक्स, जिसको हमने फाइनेंशियल गियरिंग की फॉर्म में पढ़ा हुआ है। और उसके लिए एक रेशो हम इस्तेमाल करते हैं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी या डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। एफएम के सिलेबस में ये टॉपिक डिस्कस होता है थ्योरेटिकली कि सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो आइडियली ये डिबेट अपनी जगह मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ उस डिबेट को थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी पढ़ा जाएगा। तो वहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर उसको डिस्कस किया जाए, रिपीट किया जाए, तो देखें कंपनी चाहती है अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना। अगर कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना चाहती है तो एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी को चाहिए जिसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाए। इशू इज दैट कि आपके पास जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और उसकी कॉस्ट जो होती है कंपनी के लिए वो हाई कॉस्ट होती है। हाई रिस्क हाई कॉस्ट। और डेट फाइनेंसिंग जो होती है वो कंपैरेटिवली लो कॉस्ट फाइनेंसिंग होती है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी अवेलेबल हैं जो कि ये कहती हैं कि जब आप फाइनेंस लेने जाएंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर के सिलेक्शन से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क पड़े। एक थ्योरी हमारे पास है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसका आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा हुआ है। जिसका आर्ग्यूमेंट ये है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक यू शेप कर्व क्रिएट करती है। इट्स अ यू शेप। इसका मतलब ये होता है कि लो गियरिंग के ऊपर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा होती है। फिर जैसे जैसे हम डेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो डेट क्योंकि चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है तो वैक गिरना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट पे जाकर ऑप्टिमम कॉस्ट हो जाती है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट हो जाती है। और उस पॉइंट के ऊपर जो कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसे कहा जाता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने गियरिंग ली हुई, वाई एक्सिस के ऊपर हमने कॉस्ट ली हुई। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर आपको स्टैंड करना होता है एज पर ट्रेडिशनल थ्योरी, एंड दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ऑर्गेनाइजेशन को इस थ्योरी के अगेंस्ट क्या करना होता है, सर्च करना होता है कि आपके लिए ऑप्टिमम कहाँ पर मौजूद है, किस परसेंटेज पर आपके लिए ऑप्टिमम मौजूद है। परसेंटेज तो कोई डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन लो गियरिंग जो है उसके ऊपर हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और हाई गियरिंग के ऊपर भी हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल है।
इसका मतलब एक रीजनेबल लेवल ऑफ गियरिंग आपको मेंटेन करना है, जिसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिटिगेट हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, जो कि हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरी थ्योरी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है MM थ्योरी, मॉडिग्लियानी एंड मिलर प्रोपोजिशन। तो ये बात ध्यान में रखें कि मॉडिग्लियानी एंड मिलर के दो प्रोपोजिशन थे। एक उनकी थ्योरी थी विदाउट टैक्स थ्योरी, जहां वो टैक्स को फॉलो नहीं करते थे और कहते थे टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। और एक उनकी विथ टैक्स थ्योरी है, 1958 वर्जन एंड 1963 वर्जन। मॉडर्न यानी कि अपडेटेड थ्योरी उनकी 1963 की है। उनका जो व्यू पॉइंट है 1963 वाले की अगर बात की जाए, तो मॉडिग्लियानी का व्यू पॉइंट गियरिंग के बारे में क्या है कि वैक जो है वो एक फॉलिंग कर्व, फॉलिंग लाइन है। वैक गियरिंग के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अकॉर्डिंग टू देम 99% डेट फाइनेंसिंग होनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में, जिसको प्रैक्टिकली बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी 99% या 90% या 80% या हाई लेवल ऑफ गियरिंग, 99 यहाँ पर सिंबल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि इनके कहने का मतलब है हाई गियरिंग इज बेनिफिशियल। And the thing why high gearing is beneficial, why WACC goes down, due to this cost of debt is a cheaper source of finance. उसके ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, which make it more cheaper, और due to that as gearing increases the WACC falls। जितनी ज्यादा डेट लेंगे उतना ज्यादा WACC हमारा गिरेगा। लेकिन इस थ्योरी के ऊपर हमने FM के अंदर क्रिटिसाइज किया था कि इसकी कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं, और वो प्रैक्टिकल लिमिटेशन इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करके कहती है नहीं जी, इतना ज्यादा डेट फाइनेंसिंग प्रैक्टिकली वायबल नहीं है किसी कंपनी के लिए, अपना ज्यादा डेट फाइनेंसिंग लें। और लिमिटेशन में हमने एक बात ये पढ़ी है कि बैंकरप्सी कॉस्ट को मॉडिग्लियानी ने कंसिडर नहीं किया। बैंकरप्सी कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, उसको मॉडिग्लियानी ने कंसिडर नहीं किया, मिलर और मॉडिग्लियानी ने। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि एजेंसी कॉस्ट होती है, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर डायरेक्टर एक्ट एज एन एजेंट। तो डायरेक्टर जो भी काम करते हैं वो अल्टीमेटली शेयर होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट में उन्हें करना चाहिए। एंड दिस इज द रीजन वाई जब डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा लोन लेने जाएंगे और उससे रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न पोजीशन पर आएंगे, तो जो लेंडर होगा वो क्या करेगा, वो क्या लगाएगा, वो लगाएगा कोवेनेंट। डू यू नो व्हाट इज कोवेनेंट? कोवेनेंट क्या होता है? देखें, AFM का जो पेपर है ना, उसके लिए आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा वाइडर रीडिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू पास दिस पेपर। तो जो टॉपिक हम पढ़ें, हमें उस टॉपिक के बारे में फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। क्वाइट चैलेंजिंग पेपर, वाइडर रीडिंग इज नीडेड, सो स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल आर्टिकल्स आर वेरी वेरी मच नीडेड, और FM के टेक्निकल आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है और AFM के टेक्निकल आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, along with what we are discussing in the lecture, right? तो कोवेनेंट हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि कोवेनेंट क्या होते हैं, कंडीशन इम्पोज्ड बाय लेंडर। अब क्या होगा जब आप हाई गियरिंग पे जाएंगे, तो जो लेंडर होगा वो आप पे कोवेनेंट लगाएगा। अब जैसे IMF है फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो कंट्रीज को लोन देता है, लेकिन वो भी कंडीशनल लोन्स होते हैं, वो भी कोवेनेंट लगाता है, वो भी रिस्ट्रिक्शन प्लेस करता है, उसकी भी अपनी शराइत होती हैं। शराइत फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आपको पैसा मिलेगा, और अगर आपने डिफॉल्ट किया उन शराइत पे तो आपको लोन वापस करना पड़ जाएगा। तो एजेंसी कॉस्ट
इस बात को मेक श्योर करती है कि जी आप ज्यादा डेट लेंगे तो कोवेनेंट लगेगा, और डायरेक्टर्स कभी नहीं चाहते कि उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई कोवेनेंट लगाकर उनकी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। दिस इज द रीजन वाई दे ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट अ लेवल जिसके ऊपर कोवेनेंट ना लगे। तीसरा पॉइंट जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो ये किया जाता है कि टैक्स बेनिफिट की जो बात की जा रही है, मोडी गिलानी ने जो टैक्स बेनिफिट की बात की है कि टैक्स बेनिफिट मिलता है जितना ज्यादा आपका डेट फाइनेंसिंग होगा, कॉस्ट ऑफ डेट बिकम्स कॉस्ट ऑफ डेट वन माइनस टी, ये बन जाएगा। तो इस पॉइंट की वैलिडिटी क्या है? क्या वाकई टैक्स बेनिफिट अनलिमिटेड मिलता है? तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो तो टैक्स लॉस पे डिपेंड करता है ना। तो हर कंट्री के अंदर जो टैक्स लॉज बने हुए हैं वो आपको बताएंगे कि जी इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपको टैक्स बेनिफिट किस लेवल तक मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टैक्स अथॉरिटी बड़ी कॉशियस हो और उन्हें लग रहा हो कि आप टैक्स को मिटिगेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए अल्टीमेटली लोन ज्यादा ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लिमिट लगा देते हैं इसके ऊपर। जैसे यूके के अंदर एक थिन कैपिटलाइजेशन रूल है जो कि गियरिंग को 50-50 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर देता है। थिन कैपिटलाइजेशन यानी कि अगर आपने 50% से ज्यादा डेट लिया तो उसके ऊपर जो एक्सेस इंटरेस्ट होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा, अब देन डिसअलाउड। तो अब मॉडी गिलानी का ये जो पॉइंट था कि केडी वन माइनस टी बन जाता है, यहाँ एक लिमिटेशन आ गई। फॉर एग्जाम्पल केडी आपका 8% था, टैक्स रेट आपका 30% था, 5.6 आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हो गई। फिर एक पॉइंट के बाद जब आपका टैक्स एग्जॉस्ट हो गया तो 5.6 जो था विल बिकम अगेन 8%। तो जब कॉस्ट ऑफ डेट अल्टीमेटली दोबारा बढ़ जाएगा तो ये तो सब मानते हैं कि डेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ता है, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ डेट भी टैक्स एग्जॉस्ट होने की वजह से बढ़ जाएगा तो मॉडी गिलानी की थ्योरी फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि देन वैक स्टार्ट राइजिंग। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव तो मॉडी गिलानी एंड मिलर का हमने पढ़ा हुआ है। इस सिलेबस के अंदर हम एमएम के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उन फॉर्मूलाज के जरिए हम ड्राइव करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाती है गियर्ड कंपनी की, इसी तरीके से वैक कैसे निकाला जाता है गियर्ड कंपनी का, और वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकाली जाती है गियर्ड कंपनी की। ये हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो मॉडी गिलानी की थ्योरी हम दोबारा उसके अंदर रेफर करेंगे। तो तीसरी थ्योरी जो वहां पर हम पढ़ते थे वो थी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, जिसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट व्यू था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या कहती है? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहती है कि जो दोनों थ्योरीज के आर्ग्यूमेंट हैं, हम इसके ऊपर नहीं जा रहे, हम ऑप्टिमम की बात नहीं करते कि ऑप्टिमम क्या होता है, हम मिक्स की बात नहीं करते, मिक्स कितना होना चाहिए, बल्कि हम कहते हैं कि ऑर्डर बेस्ड फाइनेंसिंग होनी चाहिए। और उसके अंदर आपके पास पहले इंटरनल फंडिंग इस्तेमाल करें, आप रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल करें। रिटेन अर्निंग अगर आपके पास नहीं है या यूटिलाइज हो चुकी है तो फिर आप सेकंड टर्म्स में कहाँ जाएंगे? फिर आप डेट फाइनेंसिंग पे जाएं। और डेट फाइनेंसिंग आप इस्तेमाल कर चुके हैं या अप्रोप्रिएट नहीं है या इंटरेस्ट रेट सूटेबल नहीं है तो आखिर में आप सबसे लास्ट में कोशिश करें कि आप मार्केट में ऑर्डिनरी शेयर्स फ्लोट करें। अब इसकी अपनी साइंस है कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी इस चीज को क्यों जस्टिफाई करती है कि ये ऑर्डर अप्रोप्रिएट है। तो उनकी जस्टिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी है कि उनके नज़दीक इशू कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस ऑर्डर को जस्टिफाई करने के लिए। टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स और डेट और रेजिंग फंड्स, फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और एक टर्म वो इस्तेमाल करते हैं एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन, कि मार्केट पार्टिसिपेंट ये समझते हैं
कि कंपनी शेयर्स उस वक्त इशू करती है जब मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, जब स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड होती है, जब शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड होती है, कंपनी की प्राइस बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो उस वक्त डायरेक्टर्स शेयर्स इशू करते हैं। मार्केट ये सोचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स मार्केट में फ्लोट करने जाएगी तो पॉइंट जो माइंडसेट बना हुआ होगा, वो माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। तो जब ओवर वैल्यूड मार्केट होगी तो रिएक्शन क्या आएगा? जब उन्हें ये पता लग जाएगा कि मार्केट तो ओवर वैल्यूड है, तो रिएक्शन ऑफ इन्वेस्टर क्या आ सकता है पॉसिबल? तो ओवर वैल्यूड मार्केट में जो रिएक्शन आता है ना इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर को पता होता है ओवर वैल्यूड शेयर प्राइस है तो वो गिरेगी आगे जाके, तो वो सेल करना शुरू कर देती है। और सेलिंग प्रेशर आएगा तो शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। तो इनका ये आर्ग्यूमेंट है कि आपको जब ये पता है कि इंफॉर्मेशन का एक गैप मौजूद है और इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे होते हैं मार्केट उसको वैसे ही ले रही होती है इंफॉर्मेशन को, एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन, तो ऑर्डिनरी शेयर्स बिल्कुल लास्ट में रखने चाहिए। वरना ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे डेवलप किया अगर ये क्रिएट हो गया तो शेयर प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? शेयर प्राइस गिर जाएगी और शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो दैट शोज कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ वाइडर टॉपिक। तो अगर हम ये कहें फॉर एग्जांपल कि कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है, हमारा एजेंडा क्या है कि हम वैट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से मिनिमाइज होगा इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हमारा एजेंडा अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि हम अपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं? मिनिमाइज करना चाहते हैं, ताकि हमारी एनपीवी मैक्सिमाइज हो, ताकि हमारी वैल्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब हम एक ऐसा फाइनेंसिंग मिक्स ढूंढेंगे जिसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाएगी। फिर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के कुछ तरीके सीखे, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए यानी कि वैक निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपके पास कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे, आपके पास हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स हों फाइनेंसिंग के अंदर, डेट्स हों, ये भी पॉसिबल हो सकता है कन्वर्टेबल डेट्स हों, सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब हम इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखते हैं, नो वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग निकालते हैं, इसकी भी कॉस्ट ऑफ डेट निकलती है। जो भी तरीके हमने अल्टीमेटली सीखे थे एफएम के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डिनरी शेयर्स की कॉस्ट निकालनी है तो हमारे पास दो मेथड हैं, दो मेथड हमारे पास यहाँ भी बहुत यूजफुल हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। तो यहाँ पर जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखा था तो कैपएम के अंदर हमने ये इक्वेशन इस्तेमाल की थी कि रिस्क फ्री रेट होता है, फिर एक एवरेज मार्केट रेट होता है, और एक टर्मिनोलॉजी हमने इस्तेमाल की थी बीटा फैक्टर की, कि आपका बीटा फैक्टर अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होता है और बीटा फैक्टर के जरिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो बीटा फैक्टर क्या होता है? बीटा फैक्टर आपको क्या बताता है? तो बीटा फैक्टर आपको ये बताता है कि इस कंपनी का सिस्टमेटिक रिस्क कितना है। फिर एक डिबेट शुरू होती है कि कंपनी का जो टोटल रिस्क होता है वो तो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। तो वाई वी आर फोकसिंग ऑन सिस्टमेटिक रिस्क? वो तो सिस्टमेटिक रिस्क पे भी डिपेंड करता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क पे भी डिपेंड करता है, सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक। तो ये अनसिस्टमेटिक कहाँ गया?
बीटा अनसिस्टमेटिक रिस्क को और सिस्टमेटिक रिस्क को कंबाइन रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा, वन साइडेड क्यों? तो इसका आंसर हमें ये मिलता है कि जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है उसमें हमने एक अजम्पशन इस्तेमाल की है। फाइनेंस में अजम्पशंस बहुत इस्तेमाल की जाती हैं, मॉडिग्लानी ने भी अजम्पशन इस्तेमाल की है, ट्रेडिशनल में भी अजम्पशन है, कैपएम में भी अजम्पशन है, डीवीएम में भी अजम्पशन है। तो स्टडी करते वक्त स्टूडेंट को अजम्पशंस का आइडिया बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए और ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए कि कोई भी तरीका हम यूज कर रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है। अजम्पशन क्या थी कि एक इन्वेस्टर जो होता है जब वो इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में तो वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है। अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो ये होता है कि किसी इंडिविजुअल कंपनी में पैसा लगाने के बजाय, किसी इंडिविजुअल सेक्टर में पैसा लगाने के बजाय आप मल्टीपल कंपनीज और मल्टीपल सेक्टर्स में पैसा लगाएं। और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की निशानी क्या होती है कि जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है वो जीरो हो जाता है, लेकिन मार्केट स्पेसिफिक रिस्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क क्या हो जाता है, वो हम थ्रू डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उसको इलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि ये जो रिस्क होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है। इंडिविजुअल कंपनी के अंदर जो रिस्क मौजूद है वो डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस के जरिए मिटिगेट हो जाते हैं। लेकिन जो सिस्टमेटिक रिस्क है विच इज ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क, वो अपनी जगह वैलिड रहता है और इन्वेस्टर को उस रिस्क की कंपनसेशन चाहिए होती है। एंड दैट इज फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर ली जाए तो इन्फ्लेशन का रिस्क हो गया, एक्सचेंज रेट का रिस्क हो गया, साथ इकोनॉमिक कंडीशन खराब होंगी, आपकी रिसेशन आ रहा है वो रिस्क हो गया, पॉलिटिकल कंडीशंस हो सकती हैं। यानी कि एक ऐसा रिस्क जो कि तमाम कंपनीज को हिट करता है। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने जाते हैं तो हमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है, हमें एवरेज मार्केट रिटर्न चाहिए होता है और हमें बीटा फैक्टर चाहिए होता है। बीटा फैक्टर हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, कहाँ से आता है बीटा फैक्टर? तो बीटा बेसिकली जो हमने अजम्पशन ली है कि ये एक सिस्टमेटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, ये हिस्टोरिकल डेटा से फाइंड आउट किया जाता है। ये रिलेशनशिप बताता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का रिटर्न स्टॉक मार्केट के रिटर्न के साथ कैसे वेरी करता है। तो विद द हेल्प ऑफ सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सच एज कोरिलेशन रिग्रेशन, कोरिलेशन टेक्निक से निकाला जा सकता है, कोवेरियंस एक टेक्निक होती है उससे निकाला जा सकता है। तो इन टेक्निक्स की मदद से हम हिस्टोरिकल डेटा से बी निकालते हैं, बीटा फैक्टर निकालते हैं, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और ये लिमिटेशन भी हमारी बनती है कि जो आपने हिस्टोरिकल डेटा से रिलेशनशिप निकाला है आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा, विच माइट नॉट बी सेम। क्योंकि अगर रिस्क प्रोफाइल चेंज होगा तो अल्टीमेटली आपका बीटा भी उस रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उसमें चेंज आना चाहिए, और बीटा चेंज होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। फिर हम ये कहते हैं कि अल्टीमेटली अगर रिस्क प्रोफाइल चेंज होगा तो क्या हम रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं? तो हम कहते हैं यस, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, वो कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कैसे निकालते हैं? तो हम ये कहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में हैं, फॉर एग्जांपल आप होटल इंडस्ट्री के अंदर हैं, अब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो होटल इंडस्ट्री का रिस्क प्रोफाइल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज रिस्क प्रोफाइल। सो व्हाट टू डू, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो बिजनेस रिस्क है, हमें दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका बिजनेस रिस्क इज डिफरेंट और
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बिजनेस रिस्क इज डिफरेंट। अभी हम राइट नाउ ऑपरेट कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर, और उसकी मदद से हमने अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की हुई है, फिर उसके बाद वैट निकाला हुआ है। लेकिन जब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जब हम मूव कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्योंकि सेम इंडस्ट्री नहीं है, तो हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हाउ टू इनकॉर्पोरेट दैट, तो हम बीटा को कैसे एडजस्ट करें, बीटा के अंदर हम क्या वेरिएशन लेकर आए कि बीटा हमारा जो एग्जिस्टिंग है वो छोड़कर हम रिस्क एडजस्टेड बीटा इस्तेमाल करें, और फिर उस रिस्क एडजस्टेड बीटा को कैपेम के अंदर इस्तेमाल करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को एडजस्ट कर लें। तो हमने इसके लिए एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है, लेट मी रिकॉल दैट प्रोसेस, कि हम प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं उस सेक्टर के अंदर। जैसे मेरी एग्जांपल में हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करेंगे। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर एक से ज्यादा प्रॉक्सी कंपनी हुई तो फिर हम बीटा एवरेज करके लेंगे। तो हम प्रॉक्सी कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं जो कि मिलती जुलती कंपनी होती है जहां हम जा रहे हैं उस सेक्टर में। फिर उस प्रॉक्सी कंपनी का हम लेते हैं बीटा। कौन सा बीटा लेते हैं, गियर्ड बीटा लेते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल कर रहा हूँ गियर्ड बीटा की, और दूसरी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ अनगियर्ड बीटा की। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमारे सिलेबस में आगे डिस्कशन में आएंगी। तो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है गियर्ड बीटा की, ऑल्सो नोन एज इक्विटी बीटा। तो हम प्रॉक्सी कंपनी का क्या लेते हैं, गियर्ड बीटा लेते हैं या इक्विटी बीटा लेते हैं। और क्या करते हैं, आइडेंटिफाई गियर्ड बीटा, इक्विटी बीटा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, उसको अनगियर्ड करते हैं। अनगियर्ड करने का मतलब क्या होता है, उसमें से रिमूव कर देते हैं फाइनेंस रिस्क। जब फाइनेंस रिस्क बीटा में से निकल जाएगा तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा अनगियर्ड होके क्या बन जाएगा, बीटा आ जाएगा इक्विटी बीटा से कन्वर्ट होके आ जाएगा एसेट बीटा में। और इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे हम, बी ए इज इक्वल टू पी ई मल्टीप्लाई बाय वी ई डिवाइडेड बाय वी ई प्लस वी डी वन माइनस टी। ये अनगियर्ड को रीगियर्ड करने के लिए, गियर्ड को अनगियर्ड करने के लिए, और बाकी ऑल्टरनेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर्मूला। ये हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। जब एसिड बीटा क्रिएट हो जाता है प्रॉक्सी कंपनी से, तो फिर हम अपनी गियरिंग डाल के उसको रीगियर्ड कर लेते हैं, और रीगियर्ड करके फिर हम कैपेम के फॉर्मूले में डालकर वहां से इस्तेमाल करते हैं रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, which is known as प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये केई निकालने का एक ओवरव्यू है कि कैपेम से अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आराम से केई निकल सकता है, लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक केई निकालना है तो आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजर कर फिर एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली जाती है नॉर्मली। ये तो एक कंपोनेंट में बात हो गई। वैट का एक कंपोनेंट है विच इज CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। फिर जब हम डीवीएम निकालने जाएंगे, अच्छा ये जो टॉपिक है ना हमारा, ऐसा नहीं है कि टॉपिक सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए बताया, ये जो टेक्निक हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये हमारी एक एनपीवी टेक्निक का एडवांस वर्जन है एपीवी, जिसके ऊपर बार दफा पूरा सवाल बन जाता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि एपीवी अगर किसी बिजनेस का आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आना बहुत जरूरी है। वहां से हम एपीवी ड्राइव करके आगे बात करेंगे। इसी तरीके से ये जो डीवीएम हमने वहां पे पढ़ा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए, उसमें क्या कहानी थी, तो ये जो डीवीएम होता है ये दो पर्पस के लिए हमने पढ़ा हुआ है पास्ट में। या तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए पढ़ा हुआ है,
या शेयर प्राइस निकालने के लिए पढ़ा हुआ है, दोनों जगह वैलिड है ये। ऑल्टरनेट तरीके से निकाला जा सकता है फॉर्मूले को रीअरेंज करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना चाहती है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से कांस्टेंट ग्रोथ एज्यूम करके, तो वो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेगी। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस जी, वेयर दिस इज D1 फ्यूचर डिविडेंड, ये करंट डिविडेंड प्लस जी इज फ्यूचर डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। पी नॉट इज एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस, and G is constant growth, assume के constant dividend की growth होती है। और अगर इसी को हम शेयर प्राइस के लिए रीअरेंज कर दें, तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंपनी की शेयर प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे न्यूमरेटर हमारा वही रहेगा और ये फॉर्मूला रीअरेंज होके ये हो जाएगी। इसमें भी हमारी कांस्टेंट ग्रोथ की अजम्पशन होगी और हम शेयर प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बिजनेस वैल्यूएशन में इस्तेमाल करेंगे हम। जब हम बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ते हैं तो बिजनेस वैल्यूएशन में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल की भी जरूरत पड़ती है। वहां पर डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जहां से हम बिजनेस को वैल्यू करने का तरीका फाइंड आउट करते हैं। तो ये दो चीजें तो वैक निकालने के लिए आपको चाहिए होती हैं, विच इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। अच्छा, यहां पर बार दफा क्या होता है कि हमें जी नहीं दिया हुआ होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या सीखा हुआ है, ग्रोथ इन डिविडेंड कैसे निकालते थे। तो अगर डी नहीं दिया हुआ हो तो ग्रोथ निकालने के हमने दो तरीके पढ़े हैं। एक हिस्टोरिकल डिविडेंड पैटर्न होता है, वहां से निकालते हैं, और दूसरा गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, वहां से निकालते हैं। हिस्टोरिकल में तो आपके पास पिछले कुछ सालों का डिविडेंड दिया हुआ होगा, उसको रीअरेंज करके आप काइंड ऑफ ये फॉर्मूला बना सकते हैं कि जी इज इक्वल टू करंट डिविडेंड सबसे लास्ट डिविडेंड जो आपको दिया हुआ है -1। तो अगर मुझे इस साल का डिविडेंड दिया हुआ हो और कुछ पिछले सालों का डिविडेंड दिया हुआ हो, तो यहां से मैं जी ड्राइव कर सकता हूँ। और ऑल्टरनेट तरीका ये होता है कि जी इज इक्वल टू REB, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, वेयर बी इज रिटेंशन रेशो, कि आपने कितना डिविडेंड दे दिया है, कितना आपने पे आउट कर दिया है और कितना आपने बचा लिया है। और RE इज रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ से जी निकाल कर हम डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को यूज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। या अच्छा, यहाँ पर जी अगर ना दिया हुआ हो तो जी हट जाएगा। कांस्टेंट ग्रोथ पे अगर बात कर ली जाए तो जो फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं सिर्फ D0/P0 हो जाएगा, D0/KE हो जाएगा और हमारा जी यहाँ से हट जाएगा। बाकी हमारे पास आता है प्रेफरेंस शेयर्स। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस शेयर्स निकालने का। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस, वेरी सिंपल। फिर हम डेट निकालते हैं। तो डेट की कॉस्ट ऑफ डेट निकालने में हमारे पास जो हमने तरीके सीखे थे कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के, तो उसके अंदर हमारे पास इररिडीमेबल डेट्स होती हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं हम। बैंक लोन की कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं।
इसी तरीके से रिडीमेबल डेट की कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं, और कन्वर्टेबल डेट्स की कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं। कन्वर्टेबल डेट्स वो डेट्स होते हैं जिन्हें हम यूजर को, इन्वेस्टर को ये ऑप्शन देते हैं कि हर साल तुम हमसे कूपन रेट ले लो, इंटरेस्ट ले लो, और आखिर में या तो रिडीम करवा लेना या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स लेकर अपना रिडम्पशन का राइट जो है वो सरेंडर कर देना। रिडीमेबल डेट में हम सिंपल ऑप्शन देते हैं कि आपको कैश चाहिए हर साल इंटरेस्ट की फॉर्म में, आखिर में आप उसे रिडम्पशन करवा लें। तो इन दोनों के लिए हमने अप्रोच जो पढ़ी हुई है एफएम के अंदर, वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। हम इस डेट का आईआरआर निकालते हैं, और उस आईआरआर को हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाती है कंपनी की, ये कॉस्ट ऑफ डेट है। और इसके लिए हमने मुख्तलिफ फार्मूलाज ऑलरेडी पढ़े हैं।